नमस्कार। आज हम एक काफी गंभीर साइबर जासूसी अभियान की पड़ताल कर रहे हैं। इसने दुनिया भर के राजनयिकों को निशाना बनाया है। जी, और हमारे पास कुछ साइबर सुरक्षा रिपोर्ट्स हैं जिनसे हम इस हमले की बारीकियां समझने की कोशिश करेंगे। कौन हो सकता है इसके पीछे और इसका असर क्या है? बिल्कुल। तो शुरुआत करते हैं इस जानकारी से कि ईरान से जुड़े माने जा रहे एक हैकर समूह ने ये बड़ा स्पीयर फिशिंग अभियान चलाया है। हाँ, स्पीयर फिशिंग मतलब खास तौर पर चुने हुए लोगों को निशाना बनाकर धोखा देने वाले ईमेल भेजना। दूतावास, वाणिज्य दूतावास, अंतर्राष्ट्रीय संगठन सब निशाने पर थे। तो देखते हैं ये कैसे हुआ, हमलावरों ने क्या किया, मतलब तरीका क्या था। उन्होंने ईरान और इजराइल से जुड़े, आप कह सकते हैं, गर्मा गर्म भूराजनैतिक मुद्दों पर नकली राजनयिक ईमेल भेजे। नकली ईमेल? ओके। और इन ईमेल के साथ खतरनाक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइलें थी। और सबसे अहम बात, लोगों से कहा गया कि फाइल खोलकर कंटेंट एनेबल करें। अच्छा, कंटेंट एनेबल, ये तो कई बार आता है पॉपअप। हाँ, और यहीं पर सारा खेल था। जैसे ही किसी ने उस कंटेंट एनेबल बटन पर क्लिक किया, मतलब वर्ड फाइल में छिपे कोड मैक्रो को चलने की इजाजत दी, तो वो छिपा हुआ VBA मैक्रो, जो असल में एक छोटा जासूसी प्रोग्राम था, वो एक्टिवेट हो गया। ओह। और फिर ये मैलवेयर सिस्टम में अपनी जगह बनाता, चुपके से एक रिमोट कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से जुड़ता, मतलब हैकर्स के कंप्यूटर से, और फिर सिस्टम की जानकारी चुराना शुरू कर देता। तकनीक आप कहेंगे शायद पुरानी हो, पर इसे बड़ी सफाई और बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया जासूसी के लिए। बाप रे, पुरानी तकनीक को इतने बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया, ये सोचने वाली बात है कि आज भी ये तरीके काम कर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सिर्फ तकनीकी हमला तो काफी नहीं होता होगा, उन्हें किसी तरह भरोसा भी तो जीतना पड़ा होगा। बिल्कुल सही सवाल है। भरोसा जीतने के लिए उन्होंने क्या किया कि अधिकारियों और कुछ सरकारी जैसी लगने वाली संस्थाओं के करीब 104 ईमेल खाते हाईजैक कर लिए। 104 खाते? हाँ, मतलब उन पर कब्जा कर लिया। और कुछ ईमेल तो पेरिस में ओमान के विदेश मंत्रालय के कॉम्प्रोमाइज्ड, यानी हैक किए गए मेल बॉक्स से भेजे गए थे। अरे, मतलब ईमेल किसी असली जाने पहचाने पते से आ रहा था। एग्जैक्टली। अब सोचिए, जब किसी ऑफिशियल आईडी से मेल आता है तो शक करना कितना मुश्किल हो जाता है ना। हाँ, तब तो कोई भी क्लिक कर देगा। और यहीं पर सोशल इंजीनियरिंग काम आती है, मतलब लोगों को भरोसे में लेकर धोखा देना। उन्होंने कहा कि यह जरूरी कम्युनिकेशन है और मैक्रोस चालू करने की जो सामान्य प्रक्रिया है उसी का फायदा उठाया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि यूरोप और अफ्रीका के दूतावास और संगठन निशाने पर ज्यादा थे। असल में यह हमला राजनीतिक कामकाज की जो तात्कालिकता होती है ना, कि जवाब जल्दी देना है, उसका फायदा उठा रहा था। मतलब उनकी अपनी प्रक्रियाओं को ही उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। बड़ा शातिर तरीका है। हाँ, बिल्कुल। तो क्या ये पहली बार हुआ है ऐसा कुछ, या पहले भी इस तरह की गतिविधियां देखी हमने? नहीं, देखिए, ये कोई एकदम नई चाल नहीं है। एक साइबर सुरक्षा फर्म है क्लियर स्काई सिक्योरिटी, उनका कहना है कि यह तरीका 2023 में देखे गए ईरानी अभियानों से काफी मिलता जुलता है। अच्छा, पहले भी ईरान से जुड़े अभियानों में ऐसा हुआ है? जी, बार बार पहचान छिपाने की वही तकनीकें, हैक किए गए सरकारी खातों का इस्तेमाल, ये सब इशारा करता है कि इसके पीछे ईरान समर्थित ऑपरेटर्स हो सकते हैं। कुछ सबूत तो इसे होमलैंड जस्टिस नाम के समूह से भी जोड़ते हैं। इस समूह पर पहले भी तेहरान की तरफ से साइबर हमले करने के आरोप लगते रहे, तो एक पैटर्न सा दिखता है। एक पैटर्न। तो फिर इन सब का मतलब क्या समझे हम? असल मायने क्या हैं इसके? मतलब तो देखिए साफ है। राजनयिक चैनल जहां विश्वास और तात्कालिकता बहुत मायने रखती है, जहां अक्सर जल्दी प्रतिक्रिया देनी पड़ती है, वो चैनल साइबर जासूसी करने वालों के लिए बहुत बड़े निशाने बने हुए हैं और रहेंगे। सही बात है। राज्य समर्थित समूह ईमेल के मानवीय पहलू का, यानी भरोसे का, लगातार फायदा उठा रहे हैं। और इसी वजह से दूतावास और मंत्रालय इस भूराजनीतिक साइबर जंग में हमेशा फ्रंटलाइन पर हैं। तो इस पूरी चर्चा से, इस पड़ताल से मुख्य बातें क्या निकल कर आती है? एक तो ये कि ईरान से जुड़े हैकर्स ने भरोसे का गलत इस्तेमाल किया। हाँ, और तकनीक और सोशल इंजीनियरिंग दोनों को मिलाकर दुनिया भर में राजनयिकों को निशाना बनाया। और ये दिखाता है कि हमारी राजनयिक संस्थाएं साइबर हमलों के लिए कितनी वल्नरेबल है, कितनी संवेदनशील हो सकती है। बिल्कुल। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये साइबर स्पेस में जो भूराजनीतिक तनाव बढ़ रहा है और राज्य प्रायोजित जासूसी कितनी गंभीर हो गई है, ये साफ दिखाता है। ये सिर्फ एक तकनीकी हमला नहीं है, ये देशों के बीच जो खींचतान चल रही है उसका एक डिजिटल मोर्चा है एक तरह से। सही कहा, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। और आखिर में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, जब राजनयिक बातचीत के सबसे भरोसेमंद समझे जाने वाले माध्यम जैसे ऑफिशियल ईमेल
वो भी इस तरह हैक हो सकते हैं। हाँ, तो भविष्य में देशों के बीच डिजिटल दुनिया में सुरक्षित और गोपनीय बातचीत आखिर कैसे सुनिश्चित की जा सकेगी, ये एक बड़ा सवाल है। ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर दुनिया भर की सरकारों और संस्थाओं को सोचना होगा।